मुझे नहीं पता क्लियर शो कर रहा है ना। मैं एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ, आपका साउंड भी नहीं जा रहा था। क्योंकि काफी डिस्टेंस भी है ना। हाँ, फैन की वजह से। हाँ मैम थैंक यू, अब आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू आ मैम। रही है मेरी आवाज? हाँ 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 जी मैम आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक ओके मैम, ओके कंटिन्यू क्लास। थैंक यू मैम। Hello, good morning everyone. Today I am starting the new chapter that is D and F block elements. पीरियोडिक टेबल में हम पहले पढ़ चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, टी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आज हम शुरू करेंगे नई डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, जिनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ से कहाँ तक होती है? ये यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक, यहाँ से पूरी यहाँ तक की ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक, ये पूरा आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? n-1 डी से 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ऑर्बिटल में। ठीक है, और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। इसको आप उल्टा भी लिखना चाहें तो इस तरह से उल्टा भी लिख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू होते हैं? ये देखिए, फोर्थ पीरियड से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, और यदि ग्रुप में देखें, ये आपके पीरियड है, जितने भी ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ये पीरियड है, और ये आपके जो कॉलम्स है ये ग्रुप्स है। ये ग्रुप्स कितने हैं? 3 से लेकर के ये पूरे 12 तक, 3 से लेकर 12 तक के जितने हैं वो सब आपके ग्रुप्स है। ठीक है, तो इनकी इस तरह से पोजीशन है। तो एक बात ध्यान रखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन एलिमेंट है वो किस ग्रुप में पाए जाते हैं? 3 से लेकर के 12 ग्रुप तक पाए जाते हैं। वो किस पीरियड में पाया जाता है? तो 4 से लेकर के 7 पीरियड तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनके कितने नंबर ऑफ ग्रुप हो गए? ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 ग्रुप्स हैं। ठीक है, कितने ग्रुप्स हैं यहाँ से यहाँ तक? 10 ग्रुप्स हैं। अब चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ये यहाँ पर आपके क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? और पास से देखते हैं इनको, पास से देखते हैं तो ये देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरी 10 ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्कैंडियम सीरीज भी बोलते हैं। अब चूंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में आता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की संख्या शुरू होती है 3d ऑर्बिटल में शुरू होती है। ठीक है, जो फोर्थ आपका है, फोर्थ पीरियड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के भरने की इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में एंटर करता है। फिफ्थ में क्या है? 4d ऑर्बिटल में एंटर करता है, और सिक्स्थ में क्या है? 5d ऑर्बिटल में सेट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ पीरियड को क्या बोलेंगे? 3d सीरीज बोलेंगे, 3d सीरीज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? 4d सीरीज, सीरीज। ठीक है, और ये इसको क्या बोलेंगे? 5d सीरीज बोलेंगे। ये तीनों ही आपके 3d, 4d और 5d, ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो नीचे वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी न्यूली इन्वेंटेड एलिमेंट्स है, इसलिए 3d, 4d और 5d को आपको प्रॉपर लर्न करना पड़ेगा, अच्छी तरह से आप लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको जान लेते हैं।
देखते हैं पहला एलिमेंट क्या है। फोर्थ पीरियड में फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ पीरियड, और ये आपका ग्रुप शुरू हो रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। ठीक है, इस तरह से ये शुरू हो रहा है। तो इसमें देखते हैं स्कैंडियम है, स्कैंडियम, इसके बाद क्या है सेकेंड आपका टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देन मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड देन जिंक। तो इस तरह से ये हमारे 3D सीरीज के ये सारे एलिमेंट्स हैं। और दूसरे भी एलिमेंट्स देखते हैं, तो हर सीरीज आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है आपका इट्रियम है, इट्रियम के बाद आपका आता है लैंथनम है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टिनियम। तो इन सभी को अब जो न्यूली पीरियोडिक टेबल है उनको क्या रख दिया गया है, इनको नीचे रख दिया गया है। तो लैंथनम से जितने भी लैंथेनाइट्स हैं वो सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, एक्टिनियम से एक्टिनाइट्स आते हैं, वो सारे नीचे रखे गए हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखे गए हैं। तो इसमें क्या है आपका एक स्कैंडियम है, दूसरा है इट्रियम, देन इसके बाद टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, और फिर क्या है रदरफोर्डियम, फिर वेनेडियम, नोबेलियम, वेनेडियम के बाद क्या है नोबेलियम है, फिर टैंटलम, नोबेलियम के बाद टैंटलम है, देन उसके बाद क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद है आपका टेक्नीशियम, रीनियम, रूथेनियम, आयरन के नीचे क्या आता है रूथेनियम, फिर है ऑस्मियम, कोबाल्ट के नीचे है रोडियम, इरिडियम, निकेल के नीचे है पैलेडियम, पैलेडियम पीडी, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर के नीचे है सिल्वर, देन गोल्ड और कैडमियम और मरकरी। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आपको इस फॉर्म में इन सभी को याद कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं और रिवीजन कर देती हूँ ताकि इनका नाम आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। क्या है आपका पहला क्या है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, फिर क्या है जर्कोनियम, नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड देन आपका मरकरी। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जो आपका जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट ग्रुप है, इनको क्या बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इनको क्या और भी क्या कहा जाता है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं स्यूडो, पी साइलेंट है, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोलते हैं।
ठीक है, प्लेटिनम और गोल्ड क्या है, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल है ये सब। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज्यादातर आपकी क्या है, मेटल्स ही एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो खास बात है, इनका यदि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये हाफ फिल्ड है, आधी भरी हुई ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है, या डी ऑर्बिटल में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये फुल फिल्ड है। ठीक है, डी ऑर्बिटल में इस तरह से पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, कैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा 5, ये क्या हो गई, हाफ फिल्ड हो गई, इसमें D5 है, और यही इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, ये क्या हो गया आपका D10 ऑर्बिटल हो गया। ये फुल फिल्ड आपका D ऑर्बिटल है, फुल फिल्ड है। तो जो भी एलिमेंट्स है, हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है, वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बाकी एलिमेंट्स से थोड़ी अलग रहेगी। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज का लिखेंगे, बाकी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब इनको जो लास्ट के ये है कॉपर जिंक कैडमियम मरकरी है, जो ये एलिमेंट्स है, इनको सीरो ट्रांजिशन क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड है, डी में उनके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। क्योंकि जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में है, उसमें किस तरह का ट्रांजिशन होता है, डी डी ट्रांजिशन होता है। डी लोअर स्टेट से डी अपर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। क्योंकि यहाँ पे डी आपकी जो ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है, इसलिए इसमें ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए इनको क्या बोला गया है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन, देखते हैं। स्कैंडियम का क्या है, 21 है। ठीक है, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, फिर है कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, एंड देन लास्ट जिंक 30। ठीक है, तो इसमें हम आर्गन से लेकर के चलते हैं, जो कि नोबल गैस है। आर्गन इनर्ट एलिमेंट्स हैं आपके, जो लास्ट बिल्कुल ऑर्बिटल है 18 ग्रुप में पाए जाते हैं, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है 18। तो 18 में प्लस 3 करिए आप, कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ तक का कॉन्फ़िगरेशन आपका किसका चल रहा है, आर्गन का चल रहा है। तो आर्गन से आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, क्योंकि हमारी 3D सीरीज है। ठीक है, और 4s ये हो गया। तो इसमें s ऑर्बिटल में आपके हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसमें कितना हो गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो d ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है, 3d ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी भी देखेंगे, जैसे कि ये है 3d2 4s2 हो गया, 3d3 4s2 क्रोमियम का, 3d4 4s2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यही पे एक्सेप्शन है, क्रोमियम का है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। अब इसमें क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल है, अपने स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, d ऑर्बिटल में चला जाएगा। और इसकी क्या हो गए, d ऑर्बिटल क्या हो गया, इसका हाफ फिल्ड हो गया।
ये इसमें को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, इसलिए s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब इसके बाद मैंगनीज का क्या है 3d5 4s2, आयरन का क्या हो गया 3d6 4s2, कोबाल्ट का है 3d7 4s2, निकेल 3d8 4s2, इसका क्या होगा 3d9 4s2, फिर क्या है 3d10 4s2। अब देखिए कॉपर में भी क्या है, ये भी एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन आपको बहुत ध्यान से देखना, जितने भी एक्सेप्शन है वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अब इसमें भी ये आपको ये फुल फिल करने की अपनी कोशिश करेगा और s से एक इलेक्ट्रॉन निकल के किसमें आ जाएगा d ऑर्बिटल में आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कॉपर का ध्यान रखिए, कॉपर का और क्रोमियम का, दोनों चीज ले लिए, कॉपर एंड देन क्रोमियम है। इसमें भी जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा d10s1 हो जाएगा, 3d10 4s1 हो जाएगा। ठीक है, एम आई ऑडिबल? निकिता, प्रकाश, एम आई ऑडिबल? समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ ठीक है, ओके। एक चीज आपको और बता दें, कॉपर सिल्वर गोल्ड नोट करनी चाहिए, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये इनको क्या बोलते हैं, जैसे इनको क्या बोला था जिंक कैडमियम मरकरी को स्यूडो एलिमेंट बोला था, इसी तरह से कॉपर सिल्वर और गोल्ड को क्या बोलते हैं कॉइनेज, क्योंकि इनसे कॉइन बनते हैं, सिक्के बनते हैं, इसलिए इनको कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, जिसमें कि गोल्ड है वो क्या है हाईली मिलेबल है, हाईली मिलेबल है। ठीक है, इससे क्या मतलब होता है कि गोल्ड की पतली से पतली आप शीट बना सकते हैं, सबसे ज्यादा थिन शीट किसकी बनती है गोल्ड की बनती है, इसलिए वो हाईली मिलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये सभी को पता है कि ये मेटल्स होते हैं, और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई बताएगा? इसमें ज्यादातर जितने आप देख रहे हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड ये सब क्या है, सब मेटल्स ही है, तो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल्स है चूंकि, तो ये क्या है इनकी हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है कि इसमें लोड लेने की क्षमता बहुत होती है, जैसे ब्रिज वगैरह जो बनते हैं वो आयरन के बनते हैं, तो इसमें कितनी ज्यादा है, कितना लोड रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये टूटते नहीं है, तो इसमें सहन शक्ति खींचने की काफी शक्ति रहती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें होती है, आयरन जिसमें आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा है कंडक्टर भी होते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है, जिसमें कि आप देखिए टंगस्टन होता है, 5D सीरीज में आया, अभी आपने देखा टंगस्टन है, टंगस्टन इसका वायर बना सकते हैं, बल्ब के अंदर जो वायर लगा होता है वो टंगस्टन का होता है, क्यों? क्योंकि
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी हाई होता है, इसलिए जो वायर्स है वो किसके बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बनाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट यदि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो सीरीज में आप, ठीक है, 3D 4D और 5D, ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका टंगस्टन का है, उसके ऊपर क्या था आपका, मॉलिब्डेनम था, क्रोमियम था, ठीक है, मॉलिब्डेनम है, क्रोमियम है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है। तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा इनकी डेंसिटी भी बहुत अधिक होती है, डेंसिटी भी हाई होती है, हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। केवल इसमें एक्सेप्शन क्या है, मैंगनीज एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है मैंगनीज, मैंगनीज एक्सेप्शन है, इसकी लो होती है बिकॉज ऑफ D5D5 इंटरेक्शन। डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस यानी चमकीले होते हैं, डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मींस इनका तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, इन सब के वायर बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेबल तो है ही है, रिलेबल। तो ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाईली इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी भी हाई है, लस्ट्रस है, डक्टाइल है और मिलेबल है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स की है। इसके अलावा सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस से क्या मतलब होता है, सोनोरस, सोनोरस से क्या मतलब है कि जब आप इनको किसी चीज से स्टिक करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मंदिर की घंटी है, उसमें क्या है कि आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं मंदिर की घंटी को तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये मेटल्स क्या है, सोनोरस भी होते हैं, ठीक है। देन देखते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई से क्या मतलब है, कोई भी आपका एटम है, ठीक है, तो उसके सेंटर से लेकर के ये आउटर शेल तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है कि जैसे जैसे आप क्या है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है और जब ऊपर से नीचे आते हैं, पीरियड्स में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, बढ़ती है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले लेक्चर्स में डिटेल में सब बता चुके हैं, इसलिए हम बहुत डीप में इसमें नहीं जाएंगे। इसका हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। इनके केस से देखते हैं कि क्या एटॉमिक रेडियाई वेरी करती है। तो स्कैंडियम से लेकर के क्रोमियम तक जो आपका ट्रेंड है वही ट्रेंड है, ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करती है, घटती है। इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगातार क्या होती है, वो घटती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपकी मैंगनीज से लेकर के निकल तक क्या है वो कांस्टेंट रहती है,
फिर ये पूरा यहाँ अच्छी तरह से बना दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक वो फिर इंक्रीज करती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, स्कैंडियम से ब्रोमियम तक डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है घट रही है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, यानी कि ये जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, ठीक है। तो जो खींचने की क्षमता है वो उसमें ज्यादा है बजाय की स्क्रीनिंग इफेक्ट की, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट से इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बराबर है, दोनों की प्रभाव क्या है, एक समान काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसमें क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। यदि ऊपर से नीचे जाए, यदि ऊपर से नीचे जाए आप 3D 4D और 4D और देन 5D, इस सीरीज में आप जाएंगे तो क्या देखेंगे कि एटॉमिक रेडियाई है वो तो बढ़ रही है ऊपर से नीचे, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे आ करके वो या तो बराबर हो जा रही है या अप्रॉक्सीमेट बराबर हो रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ जा रहे हैं आपके लैंथेनाइड्स आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इनके बीच की जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जबकि 3D से 4D में आएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडियाई भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर आपका जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है वो काम करेगा, इसलिए इसमें इनकी जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। देन देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कोई बता सकता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। निकिता, प्रकाश, Yes, ma'am. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? फटाफट बताइए। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्लास कैसे चल पाएगी है? और कॉम्पिटिशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को तुरंत ही आंसर करना चाहिए। कोई भी एनिमल कैन टेल? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट जाइए और टॉप से बॉटम की तरफ जाइए, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो साइज तो आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज तो डिक्रीज होता जा रहा है,
इंक्रीज करेगी, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन काफी दूर होता जा रहा है, तो इसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगातार डिक्रीज करेगी। अब इसमें डी ऑर्बिटल के केस में एक बात का ध्यान रखिए कि जो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जहां पर आपका D5 है या D10 है, ये स्टेबल है। तो जहां पर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहां क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इन सब केसेस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का आपको पता होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाता है तो उसमें कम लगेगी, दो को निकालने में और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और तीन को निकालने के लिए, तीन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 3 की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है। क्रोमियम की देखते हैं, क्रोमियम का है 3d5 4s1, और मैंगनीज का देखते हैं 3d5 4s2, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में किसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बताइए भाई। ये सबसे ज्यादा मैग्नीज की, मैग्नीज है मैंगनीज की। ये इसमें भी हाफ फील्ड है, ये भी फील्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा आवश्यकता होगी। यदि यही दूसरा आप इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसमें किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैंगनीज, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मैंगनीज की है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किसकी फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्रोमियम की ज्यादा है, क्रोमियम, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब हम पहले बता चुके हैं, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपका साइज घटेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके ही आयनाइजेशन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि हाफ फील्ड है कि वो फुल फील्ड है। नेक्स्ट देखिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं। तो डी ऑर्बिटल के केस में क्या है, बहुत ही वेरिएबल इनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी, वेरिएबल है, यानी परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि बहुत कॉमन है आपका आयरन में 2 भी देखा होगा, 3 भी देखा होगा, कॉपर में भी देखा होगा, 1 देखा होगा, 2 देखा होगा, तो उसकी क्या वैलेंसी चेंज होती रहती है। तो इसमें देखते 3D सीरीज का हम देख लेते हैं, बाकी आप और कुछ काफी जो देखा होगा पढ़िएगा। 3D में देखते हैं स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन के बाद क्या है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, सब हो गया है, ठीक है, पूरा हो गया। तो इनका देखिए आप, इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है वो क्या है, +2 है, +2 है, और
3 भी है। स्कैंडियम में सिर्फ एक ही है, +3 है। इसकी क्या है, +2, वैनेडियम की +2, +3 और +4 है। ये जो कि वैनेडियम की +4 सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो स्टेबल स्टेट है वो हम मार्क करते जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, सॉरी स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड देन वैनेडियम। तो टाइटेनियम की +4 है, इसके बाद +2, +3, +4 और +5, वैनेडियम की +5 हो गई। क्रोमियम की क्या है, +2, +3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, +4, +5, +6, 6 भी इनकी स्टेबल है, ठीक है। मैंगनीज की मैक्सिमम स्टेट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 इनकी स्टेबल है, +3, 4, 5, 6 और 7 इनकी स्टेबल है, +2 और +7 इनकी स्टेबल स्टेट है। फिर इसके बाद क्या है, आयरन की बहुत कॉमन है, ठीक है, 2 और 3 स्टेबल है। इसके अलावा +4 भी पाई जाती है, 6 भी पाई जाती है। कोबाल्ट में +2, +3, +4, तो ये दोनों ही इनकी स्टेबल है। निकेल के केस में क्या है, 2 है, 3 और 4, लेकिन सबसे कॉमन क्या पाई जाती है, +2 है। कॉपर के केस में +1 है, +2 है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और जिंक की ये स्टेबल है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम कि क्या हो रहा है कि 3D सीरीज में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है, क्रमशः बढ़ रही है और उसके बाद मैंगनीज के बाद क्रमशः इनकी घट रही है। जो स्टेबल है उनको हमने मार्क कर दिया, एक बार और बता दे रहे हैं। टाइटेनियम के केस में +4 है, वैनेडियम में +5 स्टेट स्टेबल है, क्रोमियम 3 और 6 है, मैंगनीज में 2 और 7 है, आयरन में 2 और 3 दोनों ही स्टेट स्टेबल है, कोबाल्ट में भी 2 और 3 है, निकेल में सेकेंड है, कॉपर में सेकेंड स्टेट और जिंक में भी +2 स्टेट है। तो इस तरह से ये सभी स्टेबल है। तो मैंगनीज की कभी कभी पूछी जाती है, मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है और कौन सी स्टेबल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बस कॉपर का बताएंगे। कॉपर का ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, +0.34 वोल्ट होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव में होता है। ये ध्यान रखिए, बाकी सबका जो होता है वो निगेटिव होता है। बाकी सबका क्या होता है, रिमेनिंग एलिमेंट्स का क्या होता है, वो निगेटिव में होता है। सिर्फ इसी का ही जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव में होता है। और पॉजिटिव में होने की वजह से इसका जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं आप, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव नहीं होती है, ये हाइड्रोजन गैस है वो नहीं निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है इस केस में नहीं निकलती है। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि इसका क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो हमेशा कॉपर का ध्यान रखिएगा। जो एक्सेप्शनल केस है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कई तरह की होती है। एक है आपका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। फिर क्या है फेरोमैग्नेटिज्म, और जो चौथा है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? यदि इनको एलिमेंट को, इस तरह के जो एलिमेंट है डायमैग्नेटिक है, उसको यदि आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, चुंबकीय रीजन में आप ले जाएंगे, तो क्या होगा कि ये रिपल करेंगे, यानी वहां पर ये आकर्षित नहीं होंगे बल्कि ये प्रतिकर्षित होंगे, रिपल्शन होगा। ठीक है, और रिपल्शन जो होगा ड्यू टू, कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ paired electrons, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो d ऑर्बिटल है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या है? पेयरिंग है, इस तरह से पेयर्ड है। यदि ये पेयर्ड फॉर्म में है तो क्या होगा? इनको यदि चुंबकीय रीजन में आप ले जाइए तो वहां पे ये उसका विरोध करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, खिंचाव नहीं होगा। ठीक है, जबकि पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन होता है, किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको आप करेंगे। ठीक है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन होगा वो किस तरह का होगा? वीक अट्रैक्शन होगा, सेम चीज फेरोमैग्नेटिज्म के भी केस में अट्रैक्शन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, ये बहुत तेजी के साथ ये अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, ये बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट करेंगे। और जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है उसमें ये मॉडरेटली अट्रैक्ट करेंगे, यानी मध्यम अवस्था में, मॉडरेटली ये अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा ये मॉडरेटली ये अट्रैक्ट होंगे। तो ठीक है, तो ये चार तरह की चुंबकीय अवस्था मैंने बताई है। और यदि मान लीजिए कि कोई भी आपको दे दिया जाए, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए कि इस एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो उसके निकालने के लिए एक ट्रिक है, वो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? √n+2, ये आपका फॉर्मूला है, √n+2 है, जहां पर n क्या है? n is नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में है, उसको आप यहाँ पर रख दीजिए वो संख्या और उसको कैलकुलेट करिए, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। उसकी यूनिट क्या है? बोथ मैग्नेटॉन, Bm से इसको लिखते हैं, बोथ मैग्नेटॉन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी वैल्यू दे देते हैं कि मान लीजिए आपको दे दिया 4.5.2, ये बोथ मैग्नेटॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसको आप कैलकुलेट मत करिए, सीधे आप लिख दीजिए कि यहाँ पर 5 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये सीधी ट्रिक है कि किस तरह से इसको निकाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्साइड और हैलाइड बनाने की भी कैपेबिलिटी होती है। ऑक्साइड किससे क्या मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं
वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और हैलाइड के साथ मिलकर जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। तो दोनों ही प्रॉपर्टी है इनकी, ऑक्साइड और हैलाइड बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसके कुछ हम एक्सेप्शनल केसेस देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, लिख लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट शो highest oxidation state with oxide and halides, इनके साथ है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं मैंगनीज का है, ठीक है, मैंगनीज के साथ क्या है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की तो -2 है और मैंगनीज की कितनी है, ये +7 हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यही है मैंगनीज है F4 में भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये इसका ऑक्साइड हो गया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हैलाइड बना रहा है, ठीक है। लेकिन यही है N, मैंगनीज का F7 के साथ रिएक्शन करता, ठीक है। सिर्फ ये 4 ही ऑक्सीडेशन स्टेट तक एग्जिस्ट करता है हैलाइड के साथ, जबकि ऑक्सीजन के साथ 7 स्टेट तक एग्जिस्ट करता है। दूसरा और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर के साथ है क्यूप्रिक आयोडाइड और Fe3, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज आयोडाइड आयन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हैलाइड से कॉपर के साथ ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, आयरन के साथ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। अब एक एक्सेप्शन और देखते हैं, जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड है, CrO3 है और है आपका Mn2O7 है। ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है। और मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। और ये क्या है, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्रोमियम की है +6 है और इसमें मैंगनीज की कितनी है, +7 है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफी हाई होने की वजह से ये जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक होते हैं, एसिडिक इन नेचर। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये क्या है, एसिडिक नेचर के है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादातर आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो जितने भी सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल मेटल कौन से रहते हैं, आपने देखा होगा कि आयरन लगा है, कहीं कॉपर लगा है, कोबाल्ट लगा है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो रहता है वो क्या है, जनरली आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। दिखाई दे रहा है रवि तिवारी? यस मैम। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखते हैं कि क्यों ये बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बीच में आपका कोई भी मेटल लगा रहता है और उसके साथ ये क्या लगे रहते हैं, ये लिगैंड लगे रहते हैं। ठीक है, एन से लिखते हैं मेटल को, एन से लिखते हैं, कोई भी मेटल हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल कोई भी हो सकता है। अब ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, जो मेटल है वो लिगैंड के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी होगी, क्या है इसकी? एक तो इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी परिवर्तनीय इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी आपने देखा मैंने कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी बताई है, तो इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स इजीली बना लेते हैं। दूसरा इनका जो साइज है वो स्मॉल है, स्मॉल साइज होने की वजह से ये बना लेते हैं। तीसरा इनका जो है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से बना लेते हैं। तीसरा अगला क्या है? वेकेंट, वेकेंट यानी खाली डी ऑर्बिटल है इसमें, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली, जो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन है उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, है ना। तो इसलिए इनका ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रॉम लिगैंड, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इजीली बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल क्या समझते हैं? फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, INTERSTITIAL, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी ये बनाते हैं। ठीक है, इससे क्या मतलब होता है कि जैसे आपका आयरन है, आयरन में क्या है? आयरन मेटल है, तो उसमें आपका कोई भी दूसरा एक स्मॉल एलिमेंट एंटर कर गया। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, इस तरह का स्मॉल एटम दूसरे मेटल के साथ ट्रैप कर जाता है, उसके साथ बंध जाता है, तो क्या होता है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने से जो मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव कर जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई आयरन है, आयरन है, इसमें स्मॉल स्पेस है, तो इसमें आगे कोई दूसरा कार्बन एंटर कर गया, है ना। ये इस तरह का क्या बन गया? इस तरह से जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया? आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड के उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। एक है NH4N, एक ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। दूसरा है टाइटेनियम कार्बन है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। तो इनसे क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाता है। इस तरह का कंपाउंड बनाने से मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई हो गया, प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव कर जाती है, हार्ड हो जाते हैं, हार्ड। तो ये जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आयरन है, आयरन के साथ आप मिक्सिंग कर दीजिए, आयरन क्या होता है? कोरोसिव होता है, तुरंत वो मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। यदि इसके साथ आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना दीजिए, ये क्या होगा? केमिकली इनर्ट हो जाएगा।
ठीक है। फिर रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टिविटी को भी ये बना करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय का क्या होता है? एलॉय फॉर्मेशन कि जब एक मेटल की मिक्सिंग दूसरे मेटल के साथ की जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आपका स्टील है, स्टील किससे बनता है? आयरन से बनता है। और आयरन के साथ यदि आप कार्बन मिक्स कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा, है ना। तो स्टील किससे बनता है? स्टील है वो आयरन से बनता है और प्लस आप इसमें कार्बन मिक्स कर दीजिए तो और भी इसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है। इसी तरह से ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज है उसमें क्या है? कॉपर है और टिन है। ब्रास है, ब्रास या पीतल है, पीतल के साथ क्या है? जिंक और कॉपर है। तो इनका परसेंटेज आप मिला दीजिए तो क्या है? एलॉय का फॉर्मेशन मिलता है। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय का फॉर्मेशन क्या है? एक तरह से आपका है होमोजीनियस मिक्सचर है, समान मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। इनका ये समान मिश्रण होता है। तो ये सिर्फ एक मेटल नहीं है, इनकी दो मेटल का मिक्सिंग है और मिक्सिंग करते ही बिल्कुल एक समान मिश्रण बना लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं आप एलॉय। और एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। तो इससे मिक्सिंग करने से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आपने जनरली रिएक्शंस देखे होंगे तो रिएक्शंस में कहीं निकल का कैटालिस्ट के रूप में निकल का कभी यूज होता है, कभी प्लेटिनम का यूज होता है, कभी पैलेडियम का यूज होता है। तो ये सभी जो है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सभी की प्रॉपर्टी होती है कि वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने देखा होगा हाइबर प्रोसेस है, हाइबर प्रोसेस है, हाइबर प्रोसेस किसका प्रोसेस होता है? ये अमोनिया को बनाने का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये अमोनिया किससे बनती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनती है। तो इसमें किसका यूज होता है? आयरन का यूज होता है। आयरन का कैटलिस्ट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में कौन सा प्रोसेस यूज होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज होता है। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी क्या होता है? वेनेडियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, वेनेडियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। V2O5 ये क्या है? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। यहाँ पर ये कैटलिस्ट है आपका, ये कैटलिस्ट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। एक और है आपका हाइड्रोजनेशन में, अक्सर आपने देखा होगा। तो हाइड्रोजनेशन जब कराते हैं तो ज्यादातर क्या होता है? निकल का प्रयोग होता है, रेडिकल का, निकल का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको हम कैटलिस्ट के भी रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो कंपाउंड्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको डिटेल में स्टडी करनी है। एक है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एक है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनकी आप डिटेल स्टडी करिएगा। इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है K2Cr2O7। ये क्या है आपका? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट है और है KMnO4। ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम
पर मेथड। इन दोनों को ही आपको स्टडी करना है। चूंकि दोनों ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है देख रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का काम करेगा। ठीक है, एक की हम प्रिपरेशन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। प्रिपरेशन देख लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन देख लेते हैं कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए क्या लेंगे आप, FeCr2O4 आयरन क्रोमेट लेंगे। ठीक है, FeCr2O4 प्लस इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और ऑक्सीजन मिक्स करेंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, Na2CrO। ठीक है, Na2CrO4 बनाएंगे। इसका फिर KCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो K2Cr2O7। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। और ये क्या होगा, यदि इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट को फिर से आप एल्कली के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। Cr142- एसिड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। और यदि फिर इसका आप यदि बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। हाँ, ओके, बाय।